नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में इन दिनों आरक्षण का मुद्दा जबरदस्त तरीके से छाया हुआ है। चाहे गुर्जर आरक्षण हो, चाहे जाट आरक्षण हो, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी कम्युनिटी है, घुमंतु और अर्ध घुमंतु की आज बात करेंगे। इस कम्युनिटी को सभी सरकारों ने इग्नोर किया है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, लेकिन अब यह भी मुद्दा जबरदस्त तरीके से उठना लगा है। हाल ही में शहीद स्मारक पर आंदोलन भी हुआ था, सरकार से बातचीत भी हुई थी और 10% आरक्षण की मांग की जा रही है और इसके साथ ही कई सारी मांगे हैं, समाधि भूमि की हो या और भी मांगे हो। हमारे साथ मौजूद हैं शेर सिंह आजाद, जो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और घुमंतु और अर्ध घुमंतु की जो समस्या है उसको लेकर के मुखर हैं, लगातार मुद्दे को उठा रहे हैं शेर सिंह जी। तो अब हाल ही में आपने शहीद स्मारक पर आंदोलन भी किया था, धरना भी दिया था, तो वहां से क्या कुछ निकल कर आया और अब सुना जा रहा है कि आगे आप एक बड़ी रैली करने की भी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये लड़ाई हमारी कोई आज की लड़ाई नहीं है। बहुत लंबे समय से हमारे लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं इस लड़ाई को लड़ने वाला नया हूं, लेकिन हमने अभी आह्वान किया था साहब, और इस लड़ाई को लेके हमने आह्वान किया, शहीद स्मारक पे हमने धरना दिया, क्योंकि ये हमारी वास्तविक समस्याएं हैं। ये अगर एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये केवल सरकारों की मांग नहीं है, ये मानवाधिकार आयोग की भी मांगे हैं। क्योंकि समाधि भूमि की जो मांग है ना साहब, ये मानवाधिकार आयोग की मांग है कि सभी सरकारों को और नेताओं को शर्म आनी चाहिए साहब। क्या हमको अंत्येष्टि के लिए आप जमीन भी नहीं दे सकते? भाई, अंतिम संस्कार करना तो सरकारों की भी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है ना। अगर कोई आपको लापता डेड बॉडी मिली तो क्या सरकार उसका अंतिम संस्कार नहीं करती है ना। तब हमारे या तो सरकार हमको जमीन दे या फिर सरकार हमसे ये कह दे कि हमारी परंपरा छोड़ दे, हमारे लिए कोई और विशेष पैकेज की व्यवस्था कर दे। लेकिन हम सरकार को भी कह देना चाहते हैं कि आप झुको या ना झुको, हम हमारी परंपरा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम लड़ने वाले लोग हैं। इस देश की आज़ादी में हमारे लोगों का योगदान है, इस देश की संस्कृति और सभ्यता में हमारे लोगों का योगदान है। दूसरा, हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि साहब, हमारी जो कम्युनिटी है जो मेनली घुमंतु और अर्ध घुमंतु में आती है, जिसके अंदर 32 जातियां आती है, उन 32 जातियों की एक संयुक्त मांग है, वो है कि हमें 10% आरक्षण अलग से मिले। क्योंकि हमारे लोगों को आपस में भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है। हमारे जो लोग जो सेम पैरेलल एक चीज पे रहते हैं, जिनके पास सेम ही जमीनें है, सेम ही उनके आर्थिक हालात है, आधों को एससी में डाल रखा है, आधों को ओबीसी में डाल रखा है, आधों को पता नहीं जनरल में भी इन लोगों ने डाल रखा होगा। तो स्थितियां ये है साहब कि हमें भाई से भाई को लड़ाने का ये सरकारें काम करती आई है। तो मेरी मांग है कि हमारे जो डीएनटी है उसमें 32 जातियां, उनको 10% आरक्षण सरकार दे। अभी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग मंत्री से हमारी बातें हुई, जो कि सारी मांगे उसी के अंदर आती है, और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री ने हमें भरोसा दिया है। लेकिन हमें उनकी इन सरकारों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि भरोसा तो हमें 2018 में दिया कुमारी जी भी दे चुकी है। तो हम इस सरकार पे भरोसा नहीं करेंगे। और हमारे लोग बहुत मजबूत तरीके से 1 तारीख को बीटी रोड मानसरोवर पर कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 लाख की संख्या में जुटने वाले हैं। और अगला कदम हमारा जो होगा वो ये सरकार देखेगी और ये दुनिया देखेगी कि इस मजबूती में हमारे सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को हम कितनी मजबूती से लड़ेंगे। आरक्षण की जब बात कर रहे हैं तो इसमें 32 जातियां टोटल हैं। तो इसमें आप बता रहे थे कि कुछ जो जातियां हैं उनको दूसरी कैटेगरी में डाल दिया है, कुछ जातियों को दूसरी कैटेगरी में डाल दिया है, जबकि उनका जो बैकग्राउंड है, अगर उनकी इकोनॉमिक स्थिति देखे, आर्थिक हालात देखे तो बराबर हैं, उनकी जातियां देखे तो एक ही कैटेगरी में आती हैं। तो ये किस तरीके से ये सारा जो हो रहा है, दिक्कत हो रही है, वो बताइए। देखिए, ये दिक्कतें आज की नहीं है, ये आज़ादी के बाद की दिक्कत है। हमारे लोग एजुकेशन में बहुत कम थे बेचारे। पहले तो जो ट्राइब्स हैं, मेनली तो हम लोग जनजाति है, हमको घुमंतु जनजाति में रखा जाना चाहिए था। लेकिन अगर जनजाति की अगर बात करूं तो ट्राइब्स को आप लोग एसटी में रखते। लेकिन हमारे लोग उस टाइम सक्षम नहीं थे, राजनीति में हमारी आज तक हिस्सेदारी नहीं रही। हमारे एक भी व्यक्ति आज तक ना तो एमपी बना ना एमएलए बना, तो किसी व्यक्ति ने हमारी आवाज ही नहीं उठाई। तो अब हमारे लोग पढ़ने लगे हैं, मेरे जैसे युवा बहुत सारे निकलने लगे हैं और अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने लगे हैं। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि आप नाथ संप्रदाय से हैं, तो फिर आपकी जनसंख्या मतलब लगभग कितनी होगी राजस्थान में, अगर नाथ संप्रदाय की बात करें, जोगी संप्रदाय जो हैं, और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, जो टोटल आपकी 32 जातियां हैं, तो उसमें समाधि वाला जो मुद्दा है उसको समझिए कि अगर समाधि की जमीन नहीं मिल पा रही है तो बहुत सारी समस्याएं आती होगी कि आखिर कैसे समाधि कहाँ दे।
क्योंकि जब जमीन ही नहीं मिल पा रही तो फिर बहुत सारी दिक्कतें तो आ रही होगी दूसरी जगह, जब आप समाधि दे नहीं सकते दूसरे की शमशान में। देखिए, नाथ संप्रदाय की अगर राजस्थान में मैं पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो मेरी जो कम्युनिटी अकेली उसकी 40 लाख है, और पूरे नाथ संप्रदाय की अगर मैं बात करूं तो करीब 1.5 करोड़ है। और उन 32 जातियां जो छोटी छोटी जातियां हैं, जिनमें मिरासी, देवासी, इस टाइप के जो समाज आते हैं, तो 2.5 से 3 करोड़ पॉपुलेशन हमारी इस राजस्थान के अंदर है। रही समाधि की परेशानियों की बात, तो सब स्थिति अब बद से बदतर हो गई है। पहले क्या है कि हमारी पॉपुलेशन कम थी, तो हमारे पास थोड़ी बहुत जो आसपास में, क्योंकि आसपास में लोग भी नहीं रहते थे, तो जमीनें अवेलेबल हो जाती थी। आज हर जगह आपको पता है कि इस देश में, आधुनिकता में ये देश आगे बढ़ा है, तो विकास भी हुआ है, हर जगह घर बन गए, जमीनों की समस्या है। अब इस हमारे लिए आज तक किसी भी सरकार ने पूरे ही भारत में कहीं भी समाधि स्थलों की परमानेंट जगह आवंटित नहीं की, ना ऐसा कोई कानून बनाया कि हमें समाधि की जगह मिल जाए। तो अब स्थितियां बद से बदतर हो गई है साहब। अगर जिनके पास थोड़े बहुत बीघा 2 बीघा खेत है तो वो रुक रहे हैं, तो वो भी कहाँ तक रुकेंगे। अगर हम खेतों को रोकते हैं तो हमारे खाने के लिए चीजें कहाँ होंगी, क्योंकि रोजगार के साधन और संसाधन हमारे पास नहीं है। अब जिन लोगों के पास खेत नहीं है उनकी स्थिति है कि अपने घरों में समाधियां देनी पड़ रही है। अब उनके दुष्प्रभाव ये है कि साहब पड़ोसी भी हम लोगों से नफरत करने लगे हैं। तो आने वाले टाइम में ये हमारे मानवाधिकारों का हनन है और सरकारों को सोचना चाहिए। कल मैं मानवाधिकार आयोग की मीटिंग में भी गया, मानवाधिकार को भी मैंने सारी रिपोर्टें सौंपी। अब मुझे उम्मीद है कि हमारी मांगे सुनी जाएंगी। अगर फिर भी ये सरकार नहीं मानती है तो एक तारीख को हम लोग फैसला ले लेंगे कि हमें करना क्या है। या तो 1 तारीख को ही हम लोग इस विधानसभा की ओर बढ़ जाएंगे। अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो मानसून सत्र में फिर हम एक बार वापस इकट्ठा होंगे और विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। तो जब आपने धरना दिया था तो उस समय किसी सरकार के प्रतिनिधि से बातचीत हुई थी? अगर हुई थी तो फिर उससे क्या आश्वासन मिला, क्या जवाब मिला? देखिए, हमारे लोगों ने बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी। मैं आपको बता दूं साहब, हमारी संख्या भले ही कम हो सकती है लेकिन हमारे लोगों को लड़ाई लड़ना आता है। तो उस दिन 3 घंटे के अंदर हमने सरकार को झुकाने का काम किया। मंत्री अविनाश गहलोत जी, जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री है, उनसे हमारा डेलीगेशन मिला। मैं खुद उसमें शामिल था क्योंकि मैं नेतृत्व कर रहा था उस आंदोलन का, तो मैं खुद उसमें शामिल था। मैंने अविनाश गहलोत जी को चैलेंजिंग रूप से कहा कि साहब 95% हमारी कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है और हमें आपसे उम्मीद है, अगर आपने हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया तो 2028 में हम आपको दिखा देंगे कि हमारी ताकत क्या है। क्योंकि इस कम्युनिटी की सबसे बढ़िया मैं बात करूँ ना, मेरी पर्सनल नाथ कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान की 55 से 60 सीटों पर हम लोग 15 से 20 हज़ार की संख्या में है। और आप पिछले 3-4 साल के जो चुनाव होते हैं विधानसभा के, उनका रिजल्ट उठा के देखेंगे ना तो वहाँ हार जीत का जो अंतर है वो आता है 5, 10, 15 हज़ार के बीच में। तो आप देख लीजिए कि अगर हम 15 हज़ार की संख्या में भारतीय जनता पार्टी से कटते हैं तो 30 हज़ार का नुकसान उनको होता है, और 30 हज़ार का होता है तो अब मैं आपको बता दूंगा कि 2028 में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें ना 40 से 45 पे समेट देंगे। तो जब आप बता रहे हैं तो फिर 1 लाख लोगों की जो रैली करने की तैयारी चल रही है उसमें क्या कुछ जो प्रमुख मांगे हैं आपने जैसे बता ही दी है, लेकिन अब जो रैली करने वाले हैं उसमें क्या कुछ रहने वाला है? उसमें मेन जो मांग है हमारी वो है कि हमारी जो डीएनटी की जो 32 जातियां हैं उनको 10% आरक्षण मिले। जैसे एससी और एसटी कम्युनिटी की जो बच्चियां हैं उनके लिए कालीबाई मेधावी भील योजना के अंदर स्कूटियां मिलती है, जैसे उनको हमारी बच्चियों को भी स्कूटियां मिले। दूसरा, आपने देखा होगा कि देवनारायण योजना में आवासीय विद्यालय बच्चियों के लिए बनते हैं, जहाँ बच्चियां रहती है, खाने पीने की सुविधा की पूरी सरकार जिम्मेदारी लेती है। तो हमारी बहन बेटियों के लिए भी इस तरीके की सुविधाएं हो, देवनारायण स्कूटी योजना की तरह स्कूटी मिले और हमारे बच्चों को विशेष पैकेज मिले। ये हमारी मांग सरकार से रहने वाली है। तो घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों के लिए खास करके 10% आरक्षण और इसके साथ ही तमाम जो बड़ी बड़ी मांगे उसको लेकर जयपुर के बीटी रोड पर मैदान में बड़ी रैली करने की योजना बना रहे हैं। सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार से आश्वासन भी मिला है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों पर कब सहमत होती है, कब इनकी मांगे पूरी होती है। और इन्होंने खुली चेतावनी दी है कि बड़ी कम्युनिटी है, लगभग घुमंतु और अर्ध घुमंतु में 3 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या है और ये बड़ा वोट बैंक है। अगर सरकार से नाराज होता है तो सरकार को इसका नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस मामले में सरकार क्या कदम उठाती है, क्या फैसला लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।